नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय एजू व्लॉग्स पर। जी बिल्कुल। और आज का हमारा जो विषय है ना वो है गंगा नदी तंत्र। हाँ, और आज हम इसे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और एग्जाम पर्सपेक्टिव मतलब तीनों नजरिए से देखने वाले हैं। ये बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और बाकी स्टेट एग्जाम्स के छात्रों के लिए है। एकदम सही कहा आपने। और हमारा अप्रोच आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैपिंग और फैक्ट से लेकर पीवाईक्यू तक रहेगा। राइट, और मैं बता दूं कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में बिहार की नदियां और गंगा नदी तंत्र से हर साल 2 से 3 प्रश्न तो पक्के पूछे ही जाते हैं। जी, ये तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है। तो चलिए, पहली स्लाइड के आधार पर मैं एक सवाल से शुरू करता हूं। क्या गंगा का उद्गम वास्तव में गंगा के नाम से ही होता है? नहीं, तथ्यात्मक रूप से अगर मैं बताऊं तो इसका उद्गम गंगा नाम से नहीं होता है, बल्कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। अच्छा, मतलब शुरुआत में इसका नाम भागीरथी है। और स्लाइड 2 में जो साइंस फैक्ट और बीपीएससी फैक्ट दिया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता और ये बिहार को कैसे विभाजित करती है? हाँ, पानी खराब न होने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज? अच्छा जी। पर ये वायरस पानी में मौजूद जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको नष्ट कर देता है, इसलिए पानी खराब नहीं होता। अरे वाह! और बिहार के विभाजन वाली बात? बीपीएससी फैक्ट के अनुसार गंगा बिहार के एकदम बीचों बीच से गुजरती है और ये राज्य को 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। समझ गया। और एक चीज और, देवप्रयाग वो जगह है जहां आधिकारिक रूप से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो अगर हम स्लाइड 3 की ओर बढ़ें और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, तो गंगा नदी का एक बेसिक परिचय क्या है? मतलब इसका उद्गम, लंबाई, बेसिंग वगैरह। देखिए, उद्गम तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। जी। और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन भी भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट, बिल्कुल, लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये एक पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट और बारहमासी यानी पेरेनियल नदी है। बारहमासी मतलब इसमें ग्लेशियर और वर्षा दोनों का जल आता रहता है। हाँ, सही कहा आपने। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भारत और फिर बांग्लादेश में है। तो अब एग्जाम फोकस पॉइंट पर आते हैं। ये सीधा सवाल बनता है कि गंगा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अब ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? जी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और इसमें सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है और सबसे कम झारखंड में है। राइट। अब स्लाइड 4 पर चलते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा बनने से पहले अलकनंदा में कौन कौन सी नदियां कहाँ मिलती है, जिसे हम पंचप्रयाग कहते हैं। हाँ, इसे मैं समझाती हूँ। जब अलकनंदा में अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं तो उन जगहों को प्रयाग कहा जाता है। ओके। अगर हम नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो सबसे पहले धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में। फिर पिंडर नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में। अच्छा, और रुद्रप्रयाग? जी, मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और अंत में जो भागीरथी है वो देवप्रयाग में आकर मिलती है और फिर गंगा बनती है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है क्या यूपीएससी और बीपीएससी के लिए? बिल्कुल है। छात्रों को बस VNKRD याद रखना है। VNKRD मतलब विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव प्रयाग। बढ़िया है। अब स्लाइड 5 पर नदी के संपूर्ण मार्ग या कोर्स ऑफ द रिवर की बात करते हैं। नदी के मार्ग को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पहाड़ी क्षेत्र, जहां गंगोत्री से देव प्रयाग तक ये गहरे गॉर्ज से होकर बहती है। और मैदानी इलाका कब आता है? मैदानी प्रवेश हरिद्वार में होता है। एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि हरिद्वार में ये पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है, जिससे नदी की गति कम हो जाती है। और इसी वजह से अवसाद या जो सेडिमेंट्स हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं ना? एकदम सही पकड़ा आपने। फिर इसका सबसे लंबा सफर शुरू होता है, जहां ये यूपी के 28 जिलों से गुजरती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकास करती है। और फिर ये बढ़ जाती है ना? हाँ, विभाजन या बाइफिकेशन पश्चिम बंगाल के फरक्का में होता है। वहां ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी पद्मा।
और मैदानी भागों में हमने देखा है कि नदी काफी घुमाव लेती है, जिसे मियांडरिंग कहते हैं, और इसी से गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बनती है। जी बिल्कुल। जब नदी मैदान में बल खाते हुए चलती है और अपना रास्ता बदल लेती है तो कटे हुए हिस्से से ही गोखुर झील का निर्माण होता है। सही है। अब चर्चा को बिहार पर फोकस करते हैं स्लाइड 6 के अनुसार। बिहार में गंगा की क्या स्थिति है, इसकी लंबाई, प्रवेश और निकास? बीपीएससी पीवाईक्यू के हिसाब से बताऊं तो बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। 445, ओके। हाँ, ये बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और कटिहार जिले से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। मतलब प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जी, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर बिहार की जो अधिकांश नदियां हैं ना, वो गंगा में आकर मिलती हैं और अपने साथ बाढ़ का पानी लाती हैं। इसी वजह से बाढ़ की समस्या आती है। अच्छा, स्लाइड 7 के संदर्भ में ये बिहार के कितने जिलों से गुजरती है और किस जिले में लंबाई सबसे ज्यादा है? गंगा बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। क्या हम उनके नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, ये है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय और अंत में कटिहार। अच्छा, तो सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? सबसे अधिक लंबाई पटना में है 99 किलोमीटर और दूसरा स्थान भागलपुर का है 97 किलोमीटर। एक फैक्ट ये भी सुना है कि पटना के पास नदी अपनी जगह से खिसक रही है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पटना के पास गंगा नदी प्रतिवर्ष लगभग 0.14 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है, यानी शिफ्ट हो रही है। बाप रे। अब आते हैं स्लाइड 8 पर। गंगा की सहायक नदियां। पहले बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। जी, लेफ्ट बैंक पर मिलने वाली प्रमुख नदियां क्रम से इस प्रकार हैं। पहली प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा। उसके बाद आती है गोमती। गोमती के लिए एग्जाम पॉइंट ये है कि ये पहाड़ से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत की फुल्लर झील से। अच्छा, ये मैदान से निकलती है। जी। और घाघरा? घाघरा पानी के आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर गंडक है, जो नेपाल से निकलकर हाजीपुर और सोनपुर के बीच मिलती है। कोसी तो बिहार का शोक है। बिल्कुल, कोसी कटिहार में मिलती है। और अंत में है महानंदा, जो बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम प्रमुख सहायक नदी है। राइट। अब स्लाइड 9 का रुख करते हैं और दाएं तट यानी राइट बैंक की नदियों को देखते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। दाएं तट की सबसे लंबी नदी है यमुना, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। जी। दूसरी प्रमुख नदी है सोन। ये अमरकंटक से निकलती है, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत से सीधे गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी दाएं तट की नदी है। इसके अलावा पुनपुन और कर्मनाशा भी हैं। हाँ, पुनपुन पलामू से निकलकर फतुहा में मिलती है। कर्मनाशा कैमूर पहाड़ी से निकलकर बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। और एक दामोदर है, जो छोटा नागपुर से निकलकर सीधे हुगली में मिलती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो स्लाइड 10 के अनुसार सबसे बड़ी सहायक नदी जो यमुना है, उसका थोड़ा गहरा विश्लेषण करें। बिल्कुल। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूंछ चोटी से होता है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी सहायक नदी है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर गंगा में मिलती है। यमुना में भी तो कुछ नदियां मिलती हैं ना? हाँ, इसकी अपनी सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये सब अपना पानी यमुना में डालती हैं और फिर यमुना उसे गंगा तक पहुंचाती है। मतलब आयतन में घाघरा सबसे बड़ी है, लेकिन लंबाई में यमुना। एकदम स्पष्ट कहा आपने। अब स्लाइड 11 पर बिहार का शोक कहलाने वाली कोसी नदी के कुछ तथ्यात्मक पॉइंट बताइए। कोसी का उद्गम नेपाल और तिब्बत से होता है। नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं। इसकी 3 प्रमुख धाराएं हैं, सुनकोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी। और ये इतना बाढ़ क्यों लाती है? बाढ़ का मुख्य कारण है कि ये पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद या सैंड लेकर आती है। रास्ते में गाद जमा होने से ये बार बार अपना मार्ग बदल लेती है। ये मिलती कहाँ है गंगा से? ये कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और एग्जाम फोकस के लिए याद रखें, ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में सबसे ज्यादा गाद ढोने वाली नदी कोसी ही है। वाह। अब दक्षिण बिहार की नदियां सोन और पुनपुन, जो स्लाइड 12 पर हैं,
इनके उद्गम और संगम के बारे में बताइए। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए दानापुर, जो पटना के पास है, वहां गंगा में मिलती है। इस पर बार सागर परियोजना है जो एमपी, यूपी और बिहार की है। और पुनपुन? पुनपुन झारखंड के पलामू से निकलकर फतुहा में गंगा से मिलती है, और जो फल्गु नदी है वो इसी पुनपुन में जाके मिलती है। अच्छा, एग्जाम फोकस के लिए वो अमरकंटक वाला फैक्ट क्या है? वो ये है कि सोन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से ही निकलती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। अब स्लाइड 13 की ओर बढ़ते हैं। गंगा का मुहाना, इसका डेल्टा, और ये जो बार बार नाम बदलते हैं वो कंसेप्ट समझाइए। तो देखिए, जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है। फिर जब ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, उससे मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। मतलब ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद भी पद्मा ही है? फिर मेघना कब बनती है? अंत में जब इस पद्मा में बराक नदी, जिसे मेघना भी कहते हैं, वो आकर मिलती है, तब ये फाइनल रूप से मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यही सुंदरबन डेल्टा है ना? जी, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा, जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि जलोढ़ मिट्टी के बहुत ज्यादा जमाव के कारण नदी यहाँ कई वितरिकाओं यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज का जाल बना लेती है। अब आते हैं स्लाइड 14 पर, वो पॉइंट्स जहां छात्र अक्सर गलती करते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। हाँ, मुख्य रूप से 3 भ्रांतियां हैं। पहला, भागीरथी वर्सेस अलकनंदा। हाँ, मुख्य स्रोत कौन सा है? हाइड्रोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो अलकनंदा मुख्य स्रोत है, क्योंकि वो लंबी है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार भागीरथी यानी गंगोत्री को मुख्य स्रोत माना जाता है। दूसरा कंफ्यूजन? दूसरा है सबसे बड़ी वर्सेस सबसे लंबी। लंबाई में यमुना लॉन्गेस्ट है और पानी की मात्रा या वॉल्यूम में घाघरा लार्जेस्ट है। राइट। और तीसरा, बायां और दायां कट? जी, जिस दिशा में नदी बह रही हो, जैसे पूर्व की ओर, उस तरफ मुंह करके खड़े होने पर उत्तर यानी नॉर्थ से आने वाली नदियां लेफ्ट बैंक होंगी और दक्षिण से आने वाली राइट बैंक होंगी। एक बात और, वो दामोदर और हुगली वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि दामोदर हुगली में मिलती है, मुख्य गंगा में नहीं। हुगली एक वितरिका है जो पानी बाहर ले जाती है, जबकि यमुना एक सहायक नदी है जो पानी लाकर गंगा में डालती है। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 15 से गंगा नदी तंत्र पर जो प्रमुख बांध और परियोजनाएं हैं, उनकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले टिहरी बांध, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। ये 260.5 मीटर के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध भी है ना? जी, रामगंगा बांध कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास है। फिर है रिहंद परियोजना, जो यूपी में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनी है। और एक बहुत अहम है फरक्का बैराज। हाँ, फरक्का तो पश्चिम बंगाल में है। ये कब बना था? ये 1975 में बना था। इसका उद्देश्य हुगली नदी में पानी का प्रवाह बढ़ाना है, ताकि कोलकाता बंदरगाह से गाद साफ की जा सके। यहीं से एक फीडर नहर भी निकाली गई है। और इसी फरक्का को लेकर विवाद भी हुआ था। स्लाइड 16 पर 1996 का जो गंगा जल समझौता है, उसके बारे में बताइए। विवाद ये था कि फरक्का बैराज बनने के बाद बांग्लादेश में ड्राई सीजन में पानी की कमी होने लगी थी। इसे सुलझाने के लिए 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल के लिए एक समझौता हुआ। इसमें पानी का बंटवारा कैसे होता है? सूखे के मौसम में यानी जनवरी से मई के बीच 10-10 दिन के आधार पर पानी का बंटवारा होता है, और एक क्रिटिकल समय होता है 11 मार्च से 10 मई तक। अच्छा, उसमें क्या होता है? उस दौरान दोनों तरफ 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी गई है। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संधि 2026 में समाप्त हो रही है। ओहो, तो ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। अब स्लाइड 17, नेशनल वाटरवे 1 या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के क्या फैक्ट्स हैं? इसका रूट प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये 1620 किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1986 में। ये गंगा भागीरथी हुगली तंत्र पर काम करता है और 4 राज्यों से गुजरता है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। बिहार में कहाँ से गुजरता है? बिहार में ये पटना, मुंगेर और भागलपुर से गुजरता है, और अभी विश्व बैंक की सहायता से इसका आधुनिकीकरण भी हो रहा है। अब स्लाइड 18 पर
पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बात करते हैं। गंगा की इकोलॉजी में सबसे प्रमुख है गांगेय डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये अंधी डॉल्फिन होती है और इसे स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं। इसके लिए कोई अभयारण्य भी है ना बिहार में? जी, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। ये सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किलोमीटर के एरिया में है। ये एशिया का एकमात्र सुरक्षित डॉल्फिन अभयारण्य है, जो 1991 में बना था। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। नदी में डॉल्फिन के अलावा घड़ियाल और मछलियों की 140 प्रजातियां भी शामिल हैं। लेकिन इन जीवों को बहुत खतरा है। स्लाइड 19 के तहत गंगा नदी की चुनौतियों और प्रदूषण के कारण क्या हैं? प्रदूषण के मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, बिना उपचारित सीवेज और कृषि रसायन। जैसे कानपुर और वाराणसी के पास चमड़ा उद्योग के कारण नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। इससे मछलियों को क्या नुकसान होता है? प्रदूषण से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी डीओ कम हो जाता है और बीओडी बढ़ जाता है, जिससे जलीय जीव मरते हैं। उच्च बीओडी का अर्थ ही उच्च प्रदूषण होता है। और बांधों का भी असर पड़ता है। हाँ, जगह जगह बांध बनने के कारण नदी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन यानी स्वतः शुद्धिकरण क्षमता भी काफी घट गई है। तो इसे साफ करने के लिए स्लाइड 20 में नमामि गंगे कार्यक्रम की बात की गई है। ये क्या है? इसकी शुरुआत 2014 में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। इसे लागू करने वाली संस्था NMCG है। इसके 4 प्रमुख पिलर्स हैं। वो 4 पिलर कौन से हैं? पहला है सीवेज ट्रीटमेंट, दूसरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तीसरा रिवर सरफेस क्लीनिंग और चौथा है जैव विविधता और वनीकरण। इसको तो UN से भी मान्यता मिली है ना? बिल्कुल। इसे संयुक्त राष्ट्र की टॉप 10 इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव्स में शामिल किया गया है। और याद रहे, गंगा को 2008 में ही राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका था। बहुत बढ़िया। अब हम चर्चा के एकदम अंत में आ गए हैं। स्लाइड 21 के माध्यम से छात्रों के लिए क्विक रिवीजन और ट्रिक्स बता दीजिए, जो टॉपर्स नोट्स में होती हैं। रिवीजन के लिए ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। ट्रिक 1, बाएं तट की नदियों के लिए। राम की गोमती घाघरा पहनकर गंडक, कोसी, महानंदा गई। मतलब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बहुत आसान है। और दाएं तट के लिए? दाएं तट के लिए ट्रिक 2 है, यशोदा। य से यमुना, शो से सोन और दा से दामोदर। और पंचप्रयाग? ट्रिक 3 है पंचप्रयाग, उत्तर से दक्षिण के लिए, VNKRD। राइट। BPSC के क्विक फैक्ट्स भी दोहरा लेते हैं। जी, बिहार में 445 किलोमीटर, कुल 12 जिले, बक्सर से प्रवेश और कटिहार से निकास। तो अंत में एग्जाम फोकस पॉइंट क्या रहेगा? वो ये है कि जो गंडक नदी है ना, उसे नेपाल में नारायणी और काली गंडकी भी कहा जाता है।